बेटा, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक 9th का भी है, हम उसमें भी पढ़ के आए थे, लेकिन 11th क्लास में इसकी थोड़ी डिटेल्स पढ़ाई जाएगी। लेकिन डिटेल्स में जाने से पहले हम एक इसका जनरल ओवरव्यू पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। फिर उसके दो पार्ट्स हैं, द लाइट रिएक्शंस, द डार्क रिएक्शंस, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में अलग अलग करके, और उनको पूरा फुल फ्लैश तोड़ के हम इसके बारे में ये बात करेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो फोटोसिंथेसिस है क्या बेटा? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और उसमें रिडक्शन भी हो। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी एक खास चीज की ऑक्सीडेशन होती है और किसी एक खास चीज की रिडक्शन होती है। मसलन अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं और आप अपने केमिस्ट्री के नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए आप ये वाली बात समझे, तो आपको लग पता जाएगा कि जनाब लाइट एंड क्लोरोफिल तो है ही है, किस चीज की ऑक्सीडेशन होती है? C6H12O6 plus what we say that the 6H2O plus 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो बेटा अगर आप गौर करें तो वो ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है। क्योंकि अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन से मुराद हम अगर सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन लिखें, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं, हम सिर्फ हाइड्रोजन लिखें, तो बेटा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। तो अगर किसी चीज में हाइड्रोजन, बायोलॉजी में हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हाइड्रोजन किसी चीज के अंदर ऐड हो गया, इसका मतलब है कि उस चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, और किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं। और अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या हाइड्रोजन निकाल लिया जाए या ऑक्सीजन भेज दी जाए, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर आप गौर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन आके जुड़े हैं, और कार्बन के बदले में इधर ऑक्सीजन की रेशो 2 थी और यहाँ पे कार्बन के बदले में ऑक्सीजन की रेशो 1 है। इसका मतलब है कि इसकी रिडक्शन हुई है। और अगर आप गौर करें जो दूसरा मेथड है, यानी ये जो हो गई ना जी रिडक्शन बेटा, और रिडक्शन के बाद अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर के सारे हाइड्रोजन छीन के उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है पानी की हुई है ऑक्सीडेशन। ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये इतना आसान मैकेनिज्म नहीं है। इसके ये बेटा बहुत सारे स्टेप्स में एक टूटा हुआ रिएक्शन है, जिसको समझने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को हमें समझना पड़ता है, और फिर उन सारों को जमा करके ये वाली इक्वेशन बन जाती है। यानी सही है? तो उसको समझने के लिए हमें एक बात का पता होना जरूरी है। वो मुझे एक बस इतनी सी बात याद रखें, अगर आप गौर करें तो आपको इन चारों चीजों के बारे में तो अभी तक हमने पढ़ा है ना। इसके बारे में हमने आज थोड़ी देर पहले पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसके बारे में वाटर में हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा था, फिर लाइट का भी थोड़ा सा कल हिस्सा हमने देखा, कौन सी वेवलेंथ क्या बला बला बला, और हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर और उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो आज बात करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। इसका मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शंस जो कि सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इनको हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं आसानी के लिए। दूसरे होते हैं बेटा जिनको हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं, और ये बेसिकली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते, इनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि इनके लिए जो सामान चाहिए वो इनको अवेलेबल होता रहे, बट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट, सो दे कैन अकर होल डे एंड होल नाइट एज वेल। समझ आ गई? ठीक है। तो अब हम अगर गौर करें ना बेटा, ये सारे का सारा प्रोसेस हो कहां रहा है? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है। ठीक है। तो अगर हम ये वाली इसकी एक छोटी सी बेटा, मैं आपके सामने क्लोरोप्लास्ट की एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूं, तो अगर आप इस बात के ऊपर गौर करें तो फर्ज किया बेटा ये है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, फर्ज किया समझने की खातिर मैंने बस ऐसे ही बना दिया है, आप समझ आइए। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसको अगर मैं सिर्फ ऐसे बना दूं
या आसानी के लिए मैं ऐसे भी बना दूं तो आपको कोई इसमें इतराज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्या ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बेटा जुड़े हुए हैं। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बाद में पढ़ेंगे भी जब हम फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस के ऊपर जाएंगे। फर्ज किया इनको हम कहते हैं बेटा फोटो सिस्टम, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा था द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, दोस क्लस्टर्स दोस अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज photosystem. There are two types photosystem, one PS1 and PS2। इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है जी। बेटा होता क्या है, होता ये है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं लाइट रिएक्शंस जो कि हो रहे होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। मैं ये वाली लाइन बनाना बनता नहीं है, मैंने जस्ट फॉर द पार्टीशन बनाई है कि आपको पता हो कि एक साइड पे थाइलाकॉइड है और एक साइड पे स्ट्रोमा है, सिर्फ समझाने की खातिर, कोई मकसद नहीं है। समझ आ गई ना मौलवी साहब? अच्छा बेटा जो ये वाले रिएक्शन है ना, इनमें होता क्या है, सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है, ये बेटा लाइट आ जाती है और इस प्रोसेस में पानी इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन बनती है। पानी को तोड़ा जाता है, उसकी ऑक्सीजन तो निकल गई बाहर नीचे आ गई, लेकिन उसका एक चीज रह गई, वो है उसका हाइड्रोजन, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स। सही है बेटा? अच्छा नंबर 1 उसके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1 इस लाइट की एनर्जी। ये दो चीजें इस सिस्टम के अंदर चली गई। ऑक्सीजन को तो निकाल दिया ना बाहर, चलो भी चलो, है ना? सिर्फ क्या चीजें बची, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक एनर्जी। वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को दी जाती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और हाइड्रोजन भी। आप समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉन आपको, इसलिए ये दोनों अल्फाज आपने कॉमन समझ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो बाकी भी हाइड्रोजन ही रहता है ना, हाइड्रोजन आयन बन जाता है और तो कुछ नहीं होता। सही है? तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और लाइट की एनर्जी। आप समझ आएगा? अब बेटा जो NADP ये एक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं ये एक हम व्हाट वी से दैट निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एक तरह का कोएंजाइम है, ठीक है, जो यानी ये एक कंपाउंड है। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो क्या बेटा ये बन जाएगा NADPH। हाइड्रोजन में इसका अंदर इलेक्ट्रॉन ही ऐड किया और मैंने ये दो का सिंपल सी बात, इक्वेशन ही बैलेंस करनी, समझ गए ना आप? NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये कि इसकी रिडक्शन हो गई है कि नहीं हो गई? इसकी रिडक्शन हो गई ना। कैसे रिडक्शन हुई? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे बेटा होती है एनर्जी। वो ये हाइड्रोजन का तो समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स का क्या मसरफ है, आगे कहां इस्तेमाल होने हैं वो मैंने आपको बता दिया। बेटा ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, ये लो एनर्जी कंपाउंड है, सही है। और दूसरे नंबर पे है बेटा ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एक एडेनिन है फर्ज किया, तो इसके ऊपर एक फॉस्फेट है, दूसरा फॉस्फेट है, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहां तक, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है। लेकिन बेटा जो ये एक बॉन्ड है ना, ये 7.4 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता है, इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है। समझ आ गई? 1400 कैलोरी है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ADP को यानी इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, ADP को प्लस एक साथ में सादा फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे ये बॉन्ड लाना पड़ेगा और ये बॉन्ड हाई एनर्जी है, इसका मतलब है इसके लिए एनर्जी भी चाहिए होगी। तो एनर्जी का मतलब भी समझ आ गया। एनर्जी और वाटर के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है, इन अदर वर्ड्स वाटर के हाइड्रोजन को, या इन अदर वर्ड वाटर के इलेक्ट्रॉन, आप एक बात कर सकते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना है। और लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके दो चीजें बनाई जाती हैं लाइट रिएक्शंस के अंदर। एक चीज का नाम है बेटा जी NADPH
और दूसरी चीज का नाम है एटीपी। एटीपी में एनर्जी होती है। अच्छा, इसे हम कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? देखो भाई, अगर आप समझे 1 रुपया आपके पास पैसे हैं, आप समझे पैसे इलेक्ट्रॉन है और आपने मुझे दे दिया, अभी मुझे दे रहा है इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन दे, सही है? तो आपने मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब मेरी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन? रिडक्शन। आप क्या हुए? आप खुद ऑक्सीडाइज हुए, लेकिन आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे रिड्यूस किया। इसका मतलब आप रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जो मैंने आपसे ऑक्सीजन, आपसे पैसे ले लिए, आपको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, आप क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो NADPH है, ये जब किसी को H दे देगा तो उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये रिड्यूसिंग पावर हुआ कि ना हुआ? और दूसरा ये है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसे असिमिलेटिंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? असिमिलेटिंग। यानी ये दिस इज द असिमिलेटिंग पावर और दिस इज द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, इनको इस्तेमाल करके किया क्या जाता है बेटा? यहां पे एक साइकिल चल रहा होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है? वो थाइलाकॉइड के गिर जो लिक्विड होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसको हम डार्क रिएक्शंस ऑफ कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। ये साइकिल कैल्विन ने दरियाफ्त किया था, जिसकी बुनियाद पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बेटा फर्ज किया, ये देखें उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से आती है, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर, और यहां पे एक चीज होती है जिसे कहते हैं RUBP, इसे कहते हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, ये हम पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन को हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इधर एक एंजाइम होता है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ जोड़ देता है, उसको हम कहते हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसको हम रुबिस्को कहते हैं। हम इसके बारे में बेटा पढ़ेंगे। अभी हमने ये किताब में लिखा, आगे आएगा, आगे तक वो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करता है और इससे एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरेट, PG3GP, या हम कहते हैं PGA, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरेट भी कहते हैं उसको, सही है। उसके बाद एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं G3P, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। और फिर उससे बेटा नीचे की तरफ, यानी एक आया, दूसरा आया, इससे ग्लूकोज बनता जाता है, फिर स्टार्च भी बन जाती है, सुक्रोज भी। ये डिपेंड करता है कि ये तीनों चीजें ग्लूकोज से बनती है। स्टार्च भी ग्लूकोज से बनती है, ग्लूकोज खुद भी ग्लूकोज होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज आपने पढ़ा हुआ है दूसरे चैप्टर में, वो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आपने, सुक्रोज क्या होती है? सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और स्टार्च इज ग्लूकोज का पॉलीमर। स्टार्च की टाइप्स भी आपने पढ़ी है, वो सारा कुछ ये प्लांट पे डिपेंड करता है, उसने अपनी फूड को कहां इस्तेमाल करना है। तो बाकी जो G3P इधर ज्यादा होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 3 होते हैं, फिर ये 6 होते हैं, इनमें से एक इस्तेमाल हो जाता है, बाकी 5 आगे जाते हैं, वो 2 स्टेप्स के अंदर ये दोबारा बनाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। इसके बारे में अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, आएगा, सही है, कि एक साइकिल चल रहा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और उससे ग्लूकोज बनता है। अगर आप गौर करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्लूकोज है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई। रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन। तो वो कौन देगा? NADPH। और साथ में एनर्जी चाहिए तो वो कौन देगा? ATP। तो जो ये अपनी ATP की पावर देके वापस चला जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसने एनर्जी दे दी, इसका बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इनऑर्गेनिक फास्फोरिक एसिड बन जाएगा ना, PI, फास्फेट इनऑर्गेनिक, हम ऐसे लिख देते हैं। और जो दूसरी चीज बनेगी इस साइकिल से, वो कौन सी होगी? NADP। बस H को अंदर इस्तेमाल हो गए हैं, तो ये वापस आता जाएगा, इधर से सूरज की रोशनी से ये सामान बनता जाएगा और इधर इसको मिलता जाएगा, इधर रिडक्शन होके ये चीज बनती जाएगी,
फिर वापस ये जाते रहेंगे, इस तरह ये काम चलता रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लाइट, अब दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, हिंदी में फ्रेज करता हूं, आप समझ जाइएगा। The light dependent reaction of the photosynthesis, the sunlight is used to break to do two things. Number one, to break the water and produce oxygen, and number two, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है to energy is put into the electrons, जो कि साइड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बस इतना याद रखिए, the sunlight energy is used to produce and assimilating power and reducing power। समझ आ गई बात की? रिड्यूसिंग पावर की डेफिनेशन के साथ उसकी इक्वेशन लिख दीजिएगा, आगे आएगी भी, हम चीज की पढ़ेंगे तो उसमें सारा हो जाएगा। और उसकी एटीपी में उसकी इक्वेशन लिख दीजिएगा। एंड इन द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे अकर ऑन द स्ट्रोमा, एंड इन द डार्क रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द एटीपी, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे सिमुलेटिंग पावर, and hydrogen of the NADPH ब्रैकेट में लिखेंगे reducing power, is used to reduce the carbon dioxide into the glucose. These reactions do not require any light, so they are light independent reactions. बेटा समझ आ गई? कोई सवाल है तो यहाँ तक दबा पूछे मुझसे, शाबाश। अभी तो मेरे ख्याल से इतना ही था ये वाला। आगे हम अगले लेक्चर में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे।